हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है हमारी अंतरिक्ष सीरीज का ये पार्ट 2 है। यानी इसके पहले जो है हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा पहले इसके पहले जाने के पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट जो होते हैं, शुरुआत से ही देख लेते हैं। बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है कि हमारे लिए एक निर्धारित की गई एक रेखा निर्धारित की गई है जो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर क्षेत्र तक है। तो यह किसी देश की जो है अंतरिक्ष बाउंड्री कहलाती है। यानी उसके बाहर जो है सभी देशों का अधिकार रहता है और 100 किलोमीटर के अंतर्गत उस निश्चित देश का अधिकार रहता है जिसकी स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद हमने देखा था बाह्य अंतरिक्ष समझौता हुआ था 1967 में। इसके पॉइंट मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस किए थे। ऑर्बिट की यानी कक्षा की बात करी थी, एक तो ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पहली जो कक्षा थी, आप देख सकते हैं 200 से जो है 2000 किलोमीटर तक। इसको हमने नाम दिया था लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा। इसके बाद 2000 से जो है 2000 से 20,000 किलोमीटर तक कौन सी थी हमारी मध्य भू कक्षा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और अंत में जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी उसे नाम दिया गया था हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये आपको याद रख लेना है। यानी उच्च भू कक्षा बोला जाता है। तो ये तो था किसके आधार पर, ये था ऊंचाई के आधार पर। अब हमें देखना है जो है झुकाव कोण के आधार पर। तो पहला जो हमने देखा था ध्रुवी कक्षा, ये 600 किलोमीटर और प्लस माइनस 200 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर से 200 किलोमीटर कम और 200 किलोमीटर आधा ज्यादा। 400 से लगभग कितनी हो गई है 800 किलोमीटर तक ये कक्षा हो गई कौन सी, ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का क्या मतलब है, ये ध्रुवों के आसपास होगी। ऊपर हमें पता है उत्तरी ध्रुव रहता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाने वाली रेखा ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। क्योंकि अर्थ हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है ना। तो पश्चिम से पूर्व घूमती है तो एंगल इसका कैसा बनेगा, अर्थ हमारी ऐसे घूमती है तो एंगल इसका जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कौन सी कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में। तो 100 मिनट इसका क्या रहता है, परिक्रमण काल रहता है। मतलब 100 मिनट में एक चक्कर जो है लगा लेता है यदि यहाँ कोई हम सैटेलाइट छोड़ दें ध्रुवीय कक्षा में। ध्रुवीय कक्षा याद करिए फिर से कितना, 400 किलोमीटर से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर और 90 डिग्री का जो है एंगल झुकाव कोण है। यहाँ पर स्थित कोई भी पिंड या सैटेलाइट 100 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेगा बहुत आराम से। और जो है यहाँ पर जो छोड़े जाते हैं पीएसएलवी, पीएसएलवी द्वारा इनको ले जाया जाता है। पीएसएलवी क्या है, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, आगे पढ़े होंगे, जिसके द्वारा जो है सैटेलाइट को यहाँ जाके छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है पीएसएलवी का काम होता है यहाँ तक ले जाना। आगे देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आपको इस चित्र के द्वारा समझाना पड़ेगा भू स्थैतिक। तो जियो स्टेशनरी का है बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनाते हुए और ऊंचाई कितनी हमें रखनी है 36,000 किलोमीटर। तो ये जो आपकी ऑर्बिट है कक्षा है इसको बोला जाता है भू स्थैतिक। और भू स्थैतिक का ये मतलब है कि पृथ्वी से देखने पर ये बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है चारों तरफ पश्चिम से पूर्व घूमती है और ये सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व घूमता है। तो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। अर्थ से हम देखेंगे तो वो बिल्कुल स्थिर दिखाई देंगे। वहीं हम बात करें भू संक्रमणकारी कक्षा, तो लाल रंग से आपको जो कक्षा दिख रही है वो भी क्या है, जीरो के आसपास कोण है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, झुकाव कोण जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। तो पृथ्वी से देखने पर स्थिर नहीं दिखाई देगी लेकिन अगले दिन वो उसी जगह पर आ जाएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा सा ये आगे बढ़ती रही और अगले दिन उसी जगह पर आ जाएगी। तो ये क्या है भू संक्रमणकारी कक्षा है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है 36,000 किलोमीटर। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ये याद रख लेना है भू स्थैतिक मतलब पश्चिम से पूर्व 0 डिग्री कोण और भू संक्रमणकारी जियोसिंक्रोनस वो कहलाती है क्या, 0 डिग्री के आसपास कोण रहेगा लेकिन जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसी के साथ साथ जो है एक और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कक्षाएं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जीटीओ। इसे बोला जाता है जियो जो सिंक्रोनस। तो जी सिंक्रोनस नहीं है ये, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी
ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो पहले में जियो स्टेशनरी देख लेते हैं। स्टेशनरी आप समझ गए होंगे, यानी भूस्थैतिक, 0 डिग्री का कोण बनाने वाली एक कक्षा। तो ये रेखा यही होगी, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, और ये कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी कौन सी, भूस्थैतिक, भूस्थैतिक हो गई, जियो स्टेशनरी जो हो गई। लेकिन जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर है, वो कहाँ कहलाती है, इसके थोड़ा सा पहले। अब इसको फिर से बता देता हूँ। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी रहती है, जीटीओ की, 35,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर। तो यहाँ अधिकतर जो है, जिन्हें हमें 36,000 पे छोड़ना होता है, उन्हें हम कहाँ छोड़ते हैं, यहाँ पर। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है, कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वो परवलय, एक इलिप्स टाइप का वक्र बनाते हुए छोड़ा जाता है। यदि हम 35,000 पर छोड़ देते हैं, आगे चल के उसको थ्रस्ट के द्वारा अपने आप वो कहाँ तक पहुंच जाता है, वो 36,000 पर जाके, किलोमीटर जाकर यहाँ पर सेट हो जाता है। और यहाँ जाके अपने आप जो है घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है इतना, चंद्रमा भी तो लगा रहा है पृथ्वी के चक्कर। इसी तरह ये सैटेलाइट भी 36,000 किलोमीटर में चलने लगता है। तो जीटीओ क्या कहलाती है, 35,000 किलोमीटर। आपसे कहीं भी आएगा कि जीटीओ पर किसी उपग्रह को छोड़ा गया, यानी 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जाके अपने आप 36,000 किलोमीटर पे एक थ्रस्ट दिया जाएगा। थ्रस्ट का मतलब, जैसे बलून नहीं होता है, उससे गैस निकाल दी जाती है, तो कुछ उससे जो है ऊष्मा निकाली जाएगी, तो वो जाके यहाँ पहुंच जाएगा। आई होप जो है क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यानी कोई क्लास का बच्चा भी है, 8 क्लास का, तो वो भी जो है उसका थोड़ा बहुत दिमाग लग जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स की। लॉन्चिंग व्हीकल क्या कहलाते हैं, यानी जिनके द्वारा हम ले जाते हैं। जैसे ये जो है ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर क्या है, ये है सैटेलाइट, यानी इसको कहते हैं उपग्रह। और ये जो बाकी का पोर्शन है, इसे कहते हैं हम लॉन्चिंग व्हीकल या प्रमोचन यान। यानी इस मेन हमारा कार्य किससे होता है, ऊपर से, उपग्रह से, यही हमारे लिए काम करता है। चाहे वो संचार उपग्रह हो, चाहे वो मौसम संबंधी उपग्रह हो, लेकिन इसको ले भी तो जाना है। तो इसके लिए ये क्या करता है, कैरियर का काम करता है, ले जाने के लिए ऊपर जाकर छोड़ने का काम। तो आपको जो है यही हमें देखना है आज। प्रमोचन यानी लॉन्चिंग उपग्रह क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को, स्पेस सैटेलाइट को ले जाते हैं। ये अत्यधिक ऊंचाइयों पर कक्षाओं में उन्हें स्थापित कर देते हैं। इसकी शुरुआत SLV-3 से हुई थी, और उन्नत प्रमोचन यानों से विकसित किए गए हैं। इसरो ने प्रमोचक यान प्रौद्योगिकी का से विकास किया है, अपना अनुसंधान कार्य जारी रखता है, अनेक अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों का निर्माण, उनका प्रमोचन करता है। तो ये जो मैंने ले लिया है, ये इसरो के वेबसाइट से मैंने ये चीजें ले रखी हैं, बहुत सारी जो है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें से जो है हमें पढ़ना है, SLV पढ़ना है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और ये एक विकास का क्रम है, यानी पहले इसरो ने इसको बनाया था, इसके बाद जो है इस पर आ गई है। जैसे आईफोन की सीरीज नहीं रहती है, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 15, है ना, इसी तरह ये सीरीज है कि कुछ ना कुछ उसमें विकास करते गए, और जो है नई सीरीज लाते गए। फिर GSLV आया, फिर GSLV Mark 3 आया, है ना। तो ये चीजें हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अंतर है, जरूर है, और जिनके थ्रू जो है ये और अधिक क्षमता के साथ विकसित होते जा रहे हैं। और अब हमारे पास इतनी अधिक क्षमता है, तभी तो हम अब हमारे जो है गगनयान सोच पा रहे हैं। अभी तक हम उपग्रह को छोड़ते थे, अब हम सोच रहे हैं कि मनुष्यों को जो है ले जाएं गगन में, अंतरिक्ष में, है ना। चंद्रमा पर सोचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अधिक क्षमता वाली जो है प्रमोचन यान या लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला हमारा जो है हमने स्टार्ट किया था लॉन्चिंग उपग्रह, SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये क्या करता है, 40 किलोग्राम के वजन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाता है। फिर से याद करिए, ऊंचाई के आधार पर हमने क्या पढ़ा है, पहली जो है लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भूकक्षा है, और इसका ऊंचाई कहाँ से है, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो, कौन सी, ये जो ग्रीन कलर से है, ये है निम्न भूकक्षा। इसके बाद मध्यम भूकक्षा, ये कहाँ से है, 2000 से, हाँ हाँ बोलिए, 20,000 किलोमीटर तक, वेरी गुड। और ये अंतिम कक्षा कौन सी है, हाई अर्थ ऑर्बिट, ये 36,000 पर है। और इसी 36,000 पर कौन सी स्थित होती है, भूस्थैतिक
भू संक्रमणकारी, दोनों कक्षाएं इसी पर उपस्थित होती हैं। तो हम बात करें एसएलवी जो सैटेलाइट है, आप इसको देख रहे होंगे, ये हमारा जो एसएलवी सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया था, सफल परीक्षण हुआ था 1980 में। और एसएलवी 3 लिखा है, मतलब एसएलवी 1 और 2 सफल नहीं रहे होंगे। और सफल जो नहीं रहते हैं उनका उनको कोई नहीं पूछता है, सफल हो जाते हैं उनको हर कोई पूछता है। इससे हमें एक चीज ये भी सीखने मिल रही है। तो रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया था, ये प्रश्न आया हुआ है, हमारे आयोग ने 2 बार इसको पूछा है 2 प्रश्न पत्रों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एसएलवी जो रॉकेट हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है, ये आप देख सकते हो, तो 40 किलोग्राम जो पेलोड को ले जाता है कहाँ तक, निम्न भू कक्षा तक। 40 किलोग्राम तक की सिर्फ सैटेलाइट ले जा सकता है, इसलिए तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम बहुत जो है ज्यादा वजन वाले ले जाते हैं। 1980 में लॉन्च किया गया था, और एसएलवी 3 नाम था इसका। रोहिणी उपग्रह को ये ले गया था कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में, सबसे छोटी कक्षा है, यानी कम ऊंचाई वाली, 200 से कहाँ, 2000 किलोमीटर तक। और इसमें फ्यूल की बात करें, ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग किया गया है। केवल इतना याद करना है कि ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। ठोस मतलब इसके अंदर का सॉलिड ईंधन है, क्योंकि ठोस ईंधन की वजह से क्या हो जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। और इसके बाद हमने जो है तरल ईंधन भी विकसित कर लिया है। और इसके बाद नया जो है हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन है। इस और क्रायोजेनिक इंजन की वजह से ही हमारे अंतरिक्ष मिशन में एक बिल्कुल क्रांति जैसे आ रखी है। इसको हम आगे चल के समझेंगे। तो बिल्कुल जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल बोर नहीं होइए। जो है यदि कोई आपको डाउट रह जाता है तो भी आप जो है हमें कमेंट कर देना, हम जरूर आपका डाउट जो है दूर करेंगे। पहला जो है हमारा एसएलवी भेजा गया था 1980 में, रोहिणी भेजा गया था एसएलवी 3 के द्वारा। इसमें लिखा भी है 40 किलोग्राम को ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, और इसके सभी प्रकार के जो खंड बने हैं वो सभी सॉलिड से भरे हुए फ्यूल हैं। इतना है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, आ, ये यही है, इसमें एसएलवी 3 की लॉन्चिंग बता रखी है। इसने बताया है, ये इसरो की वेबसाइट से मैंने लिया है। यानी एसएलवी 3 पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान था, पृथ्वी की समीप की कक्षा पर ले जाने वाले रोहिणी उपग्रह का जो है प्रमोशन किया है, बिल्कुल सही है। हरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था, याद रख लेना है। और इसके साथ जो है भारत जो है छठवां देश बन गया था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और सफल प्रमोशन के बाद जो है एएसएलवी, पीएसएलवी, सीएसएल, जो जीएसएलवी है, इसके लिए एक आधार तैयार हुआ। समझ गए आप, जैसे अभी हमारी एलईडी बल्ब चलते हैं, सीएफएल बल्ब चलते हैं, तो यदि वो अब 100 वाट वाला बल्ब नहीं बनता, थॉमस एडिशन जैसे लोगों ने नहीं बनाया होता, तो ये सब आगे चल के कैसे बनते। एक आधार तैयार किया एसएलवी 3 ने आगे हमारी लॉन्चिंग व्हीकल्स के लिए। तो अब आ जाते हैं हम एएसएलवी की ओर। एएसएलवी में जो है इन्होंने कुछ नहीं किया है, आप एक रॉकेट देख रहे होंगे, बगल में छोटे छोटे रॉकेट जैसे दिख रहे हैं, और इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैप्स ऑन मोटर बोला जाता है। स्ट्रैप्स ऑन, यानी ये बगल में जो हमने छोटे छोटे रॉकेट जैसे मोटर्स लगा दिए हैं, इसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। बाकी वही चीज है, तो आप देख रहे होंगे एसएलवी 3 हमने पहले लॉन्च कर चुके थे 1980 में। अनुभव के आधार पर हमने जो है स्ट्रैप ऑन प्रौद्योगिकी और अन्य प्रौद्योगिकी को इसरो में जो है कम लागत वाला मध्यस्थ स्थान सिद्ध हुआ, तो यही हमने इसमें यूज किया है। 150 किलोग्राम पेलोड अब क्षमता बढ़ गई। अभी तक हम 40 किलोग्राम को ले जाते थे ऊपर, अब हमने एसएलवी की जगह एएसएलवी लाया, तो क्षमता कितनी बढ़ गई, 150 किलोग्राम हो गया। और जो है हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, 400 किलोमीटर ऑर्बिट। याद करिए कौन सी ऑर्बिट है, यदि हम पोलर, ध्रुवीय कक्षा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कोण के आधार पर हमने देखा था 400 से 800 किलोमीटर तक थी। और ऊंचाई के आधार पर हम देखें तो कौन सी कक्षा कह सकते हैं, निम्न भू कक्षा कह सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। और ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये थी 200 से 2000 किलोमीटर, इसी के रेंज में तो है ये। और ये इसने पहला जो उपग्रह छोड़ा था 1987 में, स्रोस सी, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो एसएलवी ने छोड़ा था वो क्या छोड़ा था 1980 में, रोहिणी उपग्रह। एएसएलवी ने स्रोस सी उपग्रह को छोड़ा था। ये आपको याद रख लेना है, कहाँ छोड़ा होगा, ये ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा होगा या निम्न भू कक्षा में छोड़ा होगा। आगे देखते हैं। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है
वो है PSLV। इस पे 3 स्टार आप बना लीजिए। थोड़ा ध्यान से 2 बार जरूर देख लेना यदि समझ में नहीं आता है। अब ये जो PSLV है, इसका फुल फॉर्म है PSLV, ये ध्रुवी उपग्रह प्रमोचन यान। पी से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ध्रुवी से स्पष्ट है कि ज्यादा किसके लिए उपयोगी है, ज्यादातर जो उपयोगी है ध्रुवी कक्षा के लिए। ध्रुवी कक्षा कहाँ तक है? 400 से 800 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की ओर। अब ये क्या कर सकता है? एक तो ये 4 स्टेप से बना होता है, आप इसके देख रहे होंगे। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा। क्या ये भी स्टेप है? नहीं, ये तो हमारा उपग्रह है जिसको हम ले जाते हैं। तो पहला और तीसरा किससे है? सॉलिड से है, यानी जो हम पहले यूज करते थे। अब हमने चेंज क्या किया, दूसरा और चौथे में लिक्विड ईंधन का उपयोग करने लगे। हमने क्या विकसित कर लिया? विकास इंजन। और लिक्विड ईंधन की जो क्षमता होती है सॉलिड से बहुत अधिक होती है, और इसका भार भी क्या होता है? कम होता है। तो यही तो हमें चाहिए। हम रॉकेट में ऐसा जो है, लॉन्चिंग व्हीकल में ऐसा ईंधन यूज करें जिसका वजन कम हो और क्षमता ज्यादा हो, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। 1750 ग्राम पेलोड को और 1860 ग्राम भी बोल सकते हैं, अलग अलग मिल जाता है, थोड़ा बहुत में अंतर नहीं माना जाता है। तो आप 1860 किलोग्राम भी मान सकते हैं। कहाँ तक ले जाता है? 600 किलोमीटर तक। कौन सी ऑर्बिट तक? पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट तो 400 से 800 किलोमीटर है, तो ये उसी के अंतर्गत ले जाता है। और सोचिए, हमें जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, याद करिए मैंने क्या बोला था, ये पाया जाता है 25,000, 25 नहीं, 35,000 किलोमीटर में। 36,000 में वो पाया जाता है, कौन सा? भूस्थैतिक। और उसके 1,000 किलोमीटर पहले पाया जाता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ से जो है ट्रांसफर किया जाता है यहाँ के लिए क्या? सैटेलाइट। तो ये जो है वजन तो कम ही जाएगा ना। सोचिए, हमें कोई लंबी दूरी तक ऊंचे जाना है सीढ़ियों के द्वारा, तो हम कम वजन ले पाएंगे। तो इसीलिए 1425 किलोग्राम को कहाँ तक पहुंचा देता है? 35,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक। और वहीं इससे कम जो वजन है, यानी ज्यादा वजन है, उसको हम कम दूरी तक ले जाते हैं। कहाँ तक? ध्रुवीय कक्षा तक। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, हमारी जो सक्सेसफुल जो है लॉन्च क्या क्या हुए हैं इसके द्वारा। इसको पहली बात जो है इसरो का हॉर्स कहा जाता है, इसरो का वर्किंग हॉर्स, यानी बहुत काम करने वाला घोड़े की तरह। यानी सबसे ज्यादा हमने इसका काम में उपयोग किया है किसका? PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का। तो पहला जो हमारा चंद्रयान 1 है, तो चंद्रयान 1 के बारे में, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV के C11 लॉन्चर से जो है ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो हमने इसका उपयोग किया है मंगलयान 2013 में, तो ये भी PSLV के C25 में हुई। ये C11 है जो चंद्रयान प्रथम है, तो ये मंगलयान है C25। इसको मॉस ऑर्बिटर मिशन, मॉम भी बोला जाता है। इसके बाद IRNSS, ये क्या है हमारे लिए? आपको पता होगा, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, ये क्या होती है? आपने कभी गूगल का यूज किया है? गूगल मैप का किया ही होगा। गूगल मैप में क्या होता है? GPS सिस्टम के द्वारा हम, हमारा पूरा जो है वर्ल्ड है वो मैप्ड है। ये क्या है? ये हमारा वैश्विक नौवहन प्रणाली है। लेकिन इसकी जो क्षमता होती है 3 से 4 मीटर तक एक्यूरेसी के साथ बताता है, यानी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इस और ये हमारे भारत का है भी नहीं। तो भारत ने स्वयं का विकसित किया है IRNSS, और इसकी कई श्रृंखला इन्होंने, एक उपग्रह नहीं भेजा जाता है, कई सारे उपग्रह भेजे जाते हैं ताकि वो पूरी पृथ्वी को कवर करें। और इसका नाम क्या दिया है? नाविक। अभी इसका उपयोग कौन कर रहा है? क्या हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं हम कर रहे। इसका उपयोग सेना क्षेत्र में किया जाता है वर्तमान में। कौन करता है? सेना के लोग करते हैं, ताकि उन्हें बेहतर एक्यूरेसी के साथ लोकेशन पता चल जाए। आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल गूगल मैप की तरह है, लेकिन गूगल मैप प्रो कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है कौन यूज करता है? सेना यूज करती है। आगे देखते हैं, एक सरल जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। ये भी किसने लॉन्च की है? PSLV ने। ये भारत और फ्रांस का जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक उपग्रह है। और एक इम्पोर्टेंट आता है कि हमने, बात आती है साल 2017 की,
जहां पर 104 उपग्रहों को एक साथ, इतने अधिक उपग्रहों को भारत एकमात्र ऐसा देश है कि 104 उपग्रहों को एक साथ जो है प्रमोचित किया है। सोचिए, इस सैटेलाइट के द्वारा 104 जो है ऊपर सैटेलाइट हमने रखे हुए हैं लॉन्चिंग व्हीकल में। और ये किसके द्वारा? PSLV C-37। आइए एक बार जो है फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए आप लोग बताइए, चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट के द्वारा, किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा? PSLV C-11। वहीं चंद आप बताइए, मंगलयान को किसके द्वारा किया गया है? मंगलयान को किया गया है PSLV C-35। और जो है हमारा 100 जो है 4 उपग्रहों को एक साथ कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? PSLV C-37। वेरी गुड। तो ये जो है हमें याद कर लेना है तीनों चीजें, कि आप जो है देख सकते हैं। ये यहाँ पर 25 है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेना है बस, क्योंकि आगे चल के जो है और भी हमें चीजें पढ़ेंगे। C-35 भी इंपॉर्टेंट है। तो C-11, C-25 और C-37, ये हमारा चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, और ये 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था। आई होप जो है बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार और आप देख लेना इस वीडियो को, तो जो है और आज आपका जो है क्लियर हो जाएगा डाउट। अब इसको आगे देखते हैं। यही लिखा हुआ हमारा PSLV। अब इसरो इसके बारे में क्या जानकारी देता है? एक चीज तो पता ही है आपको कि ये 4 स्टेप हैं, इसके 4 चरण हैं। पहला और जो तीसरा है, यह कौन सा है? ये हमने ऊपर बताया है। ये क्या है? पहला और तीसरा है सॉलिड, यानी हमारा ठोस है। पहला तीसरा कैसा है? ठोस है। और दूसरा चौथा जो है ये हमारा द्रव, इसमें ईंधन भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये द्रव चरण वाला पहला रॉकेट है। पहला हमने रॉकेट है जिसमें द्रव यूज किया है एज अ फ्यूल। PSLV सूर्य ध्रुवीय कक्षा, निम्न भू कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा जैसे विभिन्न कक्षाओं में प्रमोचित करने में संभव है। अब ये बताइए, जैसे ये सबसे बड़ी कक्षा 36,000 किलोमीटर में चला जाता है, तब तो ये सारी कक्षाओं में चला जाएगा, क्योंकि बाकी कक्षाएं इसके अंदर हैं। अच्छा, एक आपको नई कक्षा मिली होगी, सूर्य तुल्यकालिक। जल्दी से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पृथ्वी के बाहर जो है सूर्य, आपको पता है कि पूरब से पश्चिम से पूर्व जो है हमारे पृथ्वी पर प्रकाश करता है। तो हम रॉकेट लॉन्च वहां करते हैं कि हमेशा वो सूर्य के क्षेत्र में रहता है। यानी सूर्य जैसे अंधेरे में चला गया पीछे साइड पृथ्वी के, या स्वयं पृथ्वी चली जाती है, तो एक तरफ पृथ्वी में क्या हो जाता है? अंधेरा। तो ये कभी अंधेरे क्षेत्र में नहीं रहता। जहां जहां सूर्य का प्रकाश रहेगा उसी क्षेत्र में ये रहता है। इसलिए इसको सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। और ये ध्रुवीय कक्षा होती है क्योंकि पूरब से पश्चिम हम जाएंगे। इसको इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको जो है हम जो है किसको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहलाती है, उत्तर से दक्षिण में। क्योंकि यहाँ हम करेंगे तो सूरज तो पश्चिम से पूर्व जाता है, तो हमें हर तरफ क्या होगा? सूरज दिखाई देगा यदि हम ध्रुवीय कक्षा में जाते हैं। तो ये याद रख लेना है आपको। आगे देखते हैं, PSLV ने 48 मिशन पूरे किए हैं अब तक, सबसे ज्यादा जो मिशन है। वहीं चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, अंतरिक्षयान, भारतीय नौवहन प्रणाली यानी IRNSS, और इसका नाविक जो भी मैंने अभी आपको बताया है, PSLV C-37 का प्रमोशन किया, और 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है क्या किया? स्थापित किया है। PSLV ने PS2 इंजन पुनः प्रारंभ किया। और देखिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, लेकिन हमें इतना अधिक डीप में नहीं जाना है, क्योंकि अभी भी हम डीप में ही पहुंच रहे हैं। हमारे लिए ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इतना डीप हमने पढ़ा है पहले से। इतना आपको समझ में आ गया होगा PSLV के बारे में। PSLV ने मेन जो लॉन्च किए हैं, चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, IRNSS, सरल, और 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। इतनी सारी जो है अंतरिक्ष उड़ानें जो है इसने भेजी हैं। अब हम बात करते हैं GSLV की। तो जी, अभी तक PSLV कितने वाला था? 4 चरण वाला था, जिसमें हमने देखा था 2 ठोस थे और 2 हमारे तरल थे। अब GSLV जो है इसका एक अपडेटेड वर्जन है। तो हमने GSLV Mark II खरीदा था, वो रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था? रूस से। क्यों? इसमें 3 चरण वाला है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक क्रायो इंजन है। आप ये देखिए, चरण देख रहे होंगे, ये कैसा है? लिक्विड है। ये दूसरा है हमारा सॉलिड है, और इसमें यूज हुआ है क्रायो इंजन। अब ये क्या चीज है? हमें
द्रव तरल जो ईंधन वाला और ठोस ईंधन वाला तो हमें पता है। अब ये क्रायो क्या है? इसमें जो गैस रहती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, अत्यंत निम्न ताप पर, सोचिए -273, इतना कम ताप पर इसको रखा जाता है। और जब ये कंबस्शन होता है तो बहुत तीव्र गति से गैस निकलती है। इसका मतलब है इसकी क्षमता जो रहती है 10 गुना अधिक रहती है, किससे? लिक्विड वाले, इस वाले से 10 गुना अधिक इसको रहती है। इसको बनाना उतना जटिल है और उतना ही महंगा भी है। शुरू में जो हमने रूस से लिया था, कौन सा? ये GSLV मार्क टू लिया था हमने, और इसको हमने कब लॉन्च किया था? 2001 में। अब चूंकि ये किसका था? हमारा भारतीय नहीं है। हमने भारतीय पहला जो है स्वदेशी रूप से जो बनाया था, ये 2014 में ये बना लिया था। कौन सा? GSLV मार्क थ्री। क्या नाम दे दिया था हमने? इसी का एक अपडेटेड वर्जन जो है, ये क्या था? रूस द्वारा बनाया गया था, ये हमने भारत ने बना लिया। तो भारत ने क्या बनाया? भारत ने स्वयं अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया, है ना। हमारे इंडियंस बहुत इस मामले में एक्सपर्ट रहते हैं। कोई चीज लाते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को, कोई चीज लाया, उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया, फिर असेंबल करना शुरू किया। इसी तरह से ही तो डेवलप होता है हमारे लिए नॉलेज। अब देखिए GSLV मार्क टू, तो हमने सोचा इसका नाम क्यों GSLV होना चाहिए, हम अपना नाम रखेंगे, तो हमने इसी का नाम क्या रख दिया था? LVM मार्क थ्री, लॉन्चिंग व्हीकल, और मार्क जो है थ्री, ये आपको याद रख लेना है। तो GSLV मार्क थ्री और LVM मार्क थ्री एक ही चीज है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है? क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का विकास हुआ है, कौन सा है? GSLV, बिल्कुल सही है। पहली उड़ान है 2001 में सफल, और उसके बाद जो भारतीय रूप से जो है 2014 में हुआ है। अब आप देखें, इसने क्या भेजा है? चंद्रयान टू भेजा है। GSLV मार्क थ्री ने क्या भेजा है? चंद्रयान टू। चंद्रयान टू है हमारा सफल मिशन नहीं रहा है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है GSLV मार्क थ्री, ये था इसके लॉन्चिंग व्हीकल का नाम। तो GSLV मार्क थ्री और LVM मार्क थ्री, ये देखिए मैंने क्या बता रखा है, एक ही प्रक्षेपण यान है जो इसरो ने विकसित किया है। LVM इस यान का नया नाम है, तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत आसान है। ये GSLV के बारे में लिखा भी है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये इसरो ने इसके बारे में जानकारी दी है, और वही जानकारी दी है जो मैंने इसमें बताया है। इसमें 3 चरण है, तो तीनों है ठोस, द्रव, गैस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गैस वाले को क्या बोलते हैं? क्रायो इंजन बोलते हैं, है ना। अब इसकी क्षमता बहुत अधिक रहती है। अभी तक जो है हम, आप इसमें देखिए कितनी कितनी चीजें ले जा सकते थे, 1300 किलोग्राम तक। लेकिन जब से हमारा GSLV आया है, तो 2200 किलोग्राम लेने हम ले जाते हैं, और अब तो हम 4000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम जो है, इतना पेलोड ले जा सकते हैं। इतने अधिक बड़े बड़े जो है हम सैटेलाइट ले जा सकते हैं हमने, क्योंकि बहुत क्षमताएं विकसित कर ली हैं तब से अब तक। और LVM3 पूरी तरह से स्वदेशी है। रूसी क्रायोजेनिक का उपयोग किया गया था, जो पहला वाला था MK2 वाला। LVM3 जो है मानव युक्त मिशन प्रक्षेपित करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हमने गगनयान मिशन, आपने सुना होगा कि हम अंतरिक्ष में क्या भेजने वाले हैं? अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले हैं। और अंतरिक्ष यात्री को क्या हम PSLV से भेजते? नहीं भेजते। या GSLV से भेजते? नहीं भेजते, क्योंकि उनकी क्षमताएं तो बहुत कम है। इसकी क्षमता तो 2200 किलोग्राम तक है। आदमियों को भेजना है, इंसानों के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हमने LVM मार्क थ्री जैसे जो है सैटेलाइट नहीं है, ये है लॉन्चिंग व्हीकल हमने विकसित किए हैं, जो अंतरिक्ष मिशन को ले जाएगी कहाँ तक? अंतरिक्ष तक ले जाएगी। तो इसके 12 जो है प्रमोशन पूरे कर रखे हैं। 2 टन के उपग्रह को प्रमोशित करने के लिए ये डिजाइन किया गया है, और ये जो है क्षमताएं हमेशा बढ़ाता रहता है। स्ट्रैप्स ऑन समझ गए? जैसे ये बगल में स्ट्रैप्स ऑन लगा दिए जाते हैं, इससे क्षमताएं इनकी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यानी यहाँ से तो इनको प्रणोदन मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से भी जो है इनको एक ऊपर जाने के लिए एक थ्रस्ट मिलता जाता है। आई होप जो है थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए इस वीडियो में लगभग ज़्यादा कवर कर लूँगा मैं। और इतना ही आज के लिए कवर करेंगे। जो LVM रॉकेट है हमारी, LVM3 क्या है? बस वही रॉकेट है, कौन सी? GSLV मार्क थ्री वाली रॉकेट, क्योंकि हमने भारतीय रूप से बनाया है ना। अब इसका क्या होगा? वही सेम चीज़ें हैं।
इसके 3 है। एक हमारा ये हो गया, एक ये हमारा स्टेप हो गया, एक ये हो गया। 3 चरण का रॉकेट है। पहला है सॉलिड ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। गैस मतलब क्रायोजेनिक इंजन। लिक्विड मतलब जो है हमने लिक्विड का यूज किया है, इसको विकास इंजन भी कहा जाता है। और तीसरा हमारा ठोस, सबसे पुराना। इसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, LVM-3 Mark 4। और यहाँ चंद्रयान 2 भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बस इसी का ही तो नाम है, GSLV का। तो ये आपको याद रखना है। तो जो चंद्रयान 2 है, याद रखिए चंद्रयान 2 जो है वो भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, GSLV-Mark 3। और इसी का तो नाम क्या है, LVM-Mark 3 है। तो ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से 2023 में। वहीं चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान की जो डेट है वह 2019 में लॉन्च किया गया था। ये हमें डेट भी याद रख लेनी है, पूछ लिया जाता है। 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3। अब ये पहुंचा कब था चंद्रयान 3, तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचा था। 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए हमारे देश में तब से अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। और ये पहुंचा कब है वहां पर, 23 अगस्त को पहुंचा है। जिस जगह पे पहुंचा है उस जगह का नाम भी अब हमने लोगों ने रख दिया है। उस जगह का नाम क्या रख दिया है, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है। और हमारे जो लैंडर और रोवर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। समझ गए, जैसे ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी नहीं चंद्रमा, तो यहां से यहां तक जो लेकर के आएगा वो क्या कहलाएगा, लैंडर कहलाएगा। और इसके अंदर से फिर क्या निकलेगा, ये एक रोबोट निकलेगा जो आसपास घूमेगा। तो रोमिंग को घूमना कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रोवर। तो ये याद रख लेना है, लैंडर और ये रोवर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये इसका उपयोग किया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं। और इसी की हमने बात की है कि LVM-3 जो है मानव अनुकूलित है, 2-3 कर्मी दल को 300 से 400 किलोमीटर तक ले जाने की अपेक्षा है। तो ये जो है HRLV जो है ये हमने विकसित किया है, इसके द्वारा LVM-Mark 3 के बाद जो है ये मानव के लिए अलग से विकसित किया जा रहा है। इसमें हम सैटेलाइट नहीं ले जाएंगे, मनुष्यों को ले जाएंगे अंतरिक्ष मिशन के लिए। इसे आप देख सकते हैं, ये एक अपना क्रू मेंबर के लिए एक शटल हो गया, जिसमें इंसान बैठे रहेंगे और ये जो है उनको ले जाएगा। LVM-3 का मानव अनुकूलित संस्करण है, मतलब जो है मानव के लिए मॉडल बनाया गया है LVM-3 का ही। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यही हमारी लगभग लास्ट हमारी वीडियो था, एक दो कॉन्सेप्ट हमारे बचे होंगे तो जरूर हम पूरे कर लेंगे। और अगली वीडियो से जो है हम MCQ क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, और 2 से 3 वीडियो में पूरे MCQ सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब कुल मिला के हमारी 5 वीडियो हो जाएंगी, और 5 वीडियो जो है आपके लिए कैप्सूल का काम करेंगी, कि आपके लिए दवा का काम करेंगी। आपसे जो है लगभग सभी तरह के प्रश्न आप हल करने की सक्षम बन जाएंगे, यदि आप जो है ये सीरीज लगातार मेरे साथ, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आप इसको समझ करके याद कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली जो है सीरीज में या अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।